हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उससे अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इस टॉपिक में हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर और विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। द्विध्रुव का मतलब होता है दो ध्रुव। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश हमने रखा, एक यहाँ पे हमने माइनस क्यू आवेश रखा। ठीक है, यानी ये दोनों जो आवेश हैं, ये दोनों आवेश, इन दोनों आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए। ठीक है, दो समान परिमाण के आवेश और दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न और कुछ दूरी पर हों, अतुल्य दूरी पर हों, और ये दूरी क्या होती है, नैनोमीटर की कोटि की होती है या फिर एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। ये दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी दो समान आवेश, समान परिमाण के आवेश जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो और कुछ दूरी पर स्थित हों, तो वो जो निकाय बनेगा, जैसे हम ये कहते हैं कि ये दोनों जो आवेश हैं वो कुछ दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा निकाय बनेगा, इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, विद्युत का मतलब आवेश, द्विध्रुव का मतलब यहाँ पे दो आवेश हैं जिनकी प्रकृति क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, अब इनके मध्य की जो दूरी होती है बहुत कम होती है। हमने कहा कि नैनोमीटर की कोटि की होती है या फिर एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, बहुत कम होती है। अब हम ये कहें कि दोनों आवेशों के मध्य का जो बिंदु है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, अब मूल बिंदु से दोनों तरफ की जो दूरी है, दोनों तरफ की जो दूरी है, जैसे हम इस तरफ की दूरी कहते हैं ए है और इस तरफ की दूरी हम कहते हैं ए है, दोनों दूरियां समान होंगी। और टोटल दूरी को हम यहाँ पे दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, 2a से दिखाते हैं। किसी भी अक्षर से हम डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल d से दिखा सकते हैं, स्मॉल r से दिखा सकते हैं, स्मॉल x से दिखा सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में जिस हिसाब से या जिस आधार पर किताब में बताया गया है उस हिसाब से हम यहाँ पे कितने लेते हैं, 2a लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो बिंदु होगा वो मूल बिंदु होगा और मूल बिंदु के दोनों तरफ दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। मूल बिंदु और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मूल बिंदु और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। और इसके लंबवत जो रेखा होती है, अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। ठीक है, अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण x पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और निरक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ में एक राशि और है जिसे हम डिनोट जिसे हम कह रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश का हम परिमाण ले लें, दोनों में से किसी एक आवेश का हम परिमाण ले लें। द्विध्रुव आघूर्ण को हम दिखाते हैं कैपिटल P से। ठीक है, ये एक सदिश राशि होती है तो इसको हम सदिश लगा के दिखाएंगे। द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, किसी एक आवेश का हम परिमाण ले लें और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है उन दोनों का गुणनफल, यानी आवेश का परिमाण, आवेश चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, परिमाण हमारे पास क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। किसी एक आवेश का हम परिमाण ले लें और बीच की दूरी ले लें, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा इसका मात्रक अगर हम लिखें तो मात्रक इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, Q यहाँ पे क्या होगा, Q यहाँ पे आवेश है तो इसका मात्रक क्या बनेगा, कूलाम। ठीक है, कूलाम 2 संख्या है, A यहाँ पे दूरी है तो यहाँ पे मात्रक बन जाएगा कूलाम इंटू मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर। इसकी विमा हम लिखनी चाहें तो विमा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे I बराबर हम क्या लिखते हैं, Q/T लिखते हैं, तो Q बराबर हम क्या लिखेंगे, IT लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कूलाम जो होगा इसके लिए विमा हम क्या लिखेंगे, A⁻1 और T⁻1 और साथ में यहाँ पे क्या दूरी है, तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की जो विमा लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, m की पावर तो यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, L की पावर कितनी होगी, 1 दूरी के लिए, A की पावर कितनी होगी 1 और T की पावर कितनी होगी 1। ये द्विध्रुव आघूर्ण की विमा लिखी जाती है। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। ये सदिश राशि है, सदिश लगा के दिखाएंगे, और अगर ये सदिश राशि है तो परिमाण के साथ इसमें हम क्या दिखाएंगे, दिशा भी दिखाएंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है
फिजिक्स के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है माइनस क्यू से, यानी ऋणात्मक आवेश से किस तरफ होती है, धनात्मक आवेश की तरफ होती है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो दिशा हम बताते हैं वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ बताते हैं, लेकिन फिजिक्स में दिशा जो है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें अगर हम कोई क्वेश्चन करना चाहें, जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए कि यहाँ पे एक Na है, ठीक है, Na के पास क्या होता है, प्लस आवेश, और यहाँ पे क्लोरीन है जिसके पास नेगेटिव आवेश होगा। इन दोनों के मध्य दूरी हम ये कह देंगे जैसे 1.28 एंगस्ट्रॉम है, 1.28 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, यानी Na जो होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 17। पहले कोर्स में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 2, दूसरे में कितने आते हैं, 8। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में कितने आते हैं, 8। एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है बाहर वाले कोर्स में, एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोर्स में बच जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर वाले कोर्स में। ऐसे अगर हम क्लोरीन के बारे में दिखाना चाहें तो पहले में 2 आ जाते हैं, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरे में 7 आएंगे। ठीक है, तो ये बाहर वाला जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7 पहले में, और दूसरे में कितने, 2 और 8। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो ये क्या करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। तो ये ऋणात्मक होगा, क्लोरीन ऋणात्मक होगा, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी क्लोरीन के पास, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सोडियम और क्लोरीन के पास आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का कहते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो आवेश होगा वो दोनों के पास होगा, और दोनों के बीच कुछ दूरी होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव कहेंगे। और द्विध्रुव इन दोनों के मध्य जो दूरी होगी उससे हम दोनों के मध्य कुछ दूरी है और दोनों के पास एक आवेश है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव कहेंगे। और द्विध्रुव का यहाँ पे क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाहें, द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा जा रहा है, तो P बराबर हम क्या लिख रहे हैं, Q × 2A लिख रहे हैं। तो Q हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इनके पास आवेश है, तो आवेश होगा कितना, 1.6 × 10 की घात कितना होगा, -19 कूलाम होगा। ठीक है, तो Q की जगह हम यहाँ पे क्या ले लें, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दिखा रहे हैं, P बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.6 × 10 की घात -19 इंटू में क्या आ जाएगा, बीच की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे बीच की दूरी केवल A नहीं है, बीच की दूरी केवल A नहीं है, पूरी टोटल जो है वो कितनी है, 2A है। तो 2A यहाँ पे ना कितनी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 1.2 × 10 की घात -10 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे हटाएंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -10 लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व करें 2.048, ये 10 की घात -10 है, ये -19 है, तो इंटू में 10 की घात कितनी आ जाती है, -29 आ जाती है। ठीक है, और इसका अगर मात्रक लिखें तो ये बन जाएगा कूलाम इंटू मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का पता लगा सकते हैं। साथ में आपको इसमें दिशा भी देखनी है, तो -Q से किस तरफ होगी, +Q की तरफ होगी। तो ये हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण किससे संबंधित होगा, विद्युत द्विध्रुव से संबंधित होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हम क्या लिखेंगे, P बराबर Q × 2A लिखेंगे, और इस सूत्र के आधार पर हम द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे निकाल रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की एक्स पर स्थित किसी बिंदु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण कैसे। देखिए हमने एक्स पढ़ा क्या है, द्विध्रुव तो क्या होगा, जैसे हमने कहा कि ये -Q आवेश है और यहाँ पे ये +Q आवेश है। ठीक है, द्विध्रुव क्या होगा, एक ऋणात्मक प्रकृति का आवेश होगा, एक पॉजिटिव प्रकृति का आवेश होगा, और दोनों के बीच कुछ दूरी होगी, उस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसका मध्य बिंदु जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। मूल बिंदु को हम यहाँ से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं O से। हमने कहा कि ये वाला जो आवेश है, नेगेटिव आवेश A पॉइंट पर स्थित है, और पॉजिटिव जो आवेश है वो कहाँ पे स्थित है, बिंदु P पर स्थित है। ठीक है, इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो हमने कह दी कितनी है, 2A है। ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, A है, और ये वाली दूरी कितनी है, मूल बिंदु से A है। ठीक है, अब इसी रेखा पर कोई पॉइंट स्थित होगा, ये रेखा है कौन सी,
ये एक्स रेखा है, ठीक है। एक्स कौन सी होती है? मूल बिंदु और आवेशों को मिलाने, आवेशों से होकर जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं द्विध्रुव की। और इसी रेखा पर, इसी रेखा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसी रेखा पर, इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसी रेखा पर हमारे पास कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का हमने नाम दिया पी पॉइंट है ये, और इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये रेखा में हमारे पास क्या होगी? अक्षीय रेखा होगी, या एक्स कह देंगे इसे हम द्विध्रुव की, ठीक है। अब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत हमें ये कहता है कि किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो उन अलग अलग आवेशों के कारण हम क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और उन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे, तो हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर, यानी प्लस क्यू आवेश जो होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है, और नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश की तरफ ही होती है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? E1 से, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम देखें, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम देखें तो ये माइनस क्यू आवेश की तरफ ही होगी। इसको हम डिनोट कर दें किससे? E2 से, ठीक है। अब ये वाला P पॉइंट जो है वो मूल बिंदु से, हम ये कह दें कि P पॉइंट मूल बिंदु से कितनी दूरी पे स्थित है? स्मॉल r दूरी पे स्थित है। तो स्मॉल r दूरी पे स्थित जो बिंदु P है उस बिंदु पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले पॉजिटिव आवेश के कारण निकाल लेंगे, फिर नेगेटिव आवेश के कारण निकाल लेंगे, और फिर दोनों का हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू आवेश के कारण, पहले हम याद कर रहे हैं किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? E1 से। E1 बराबर हम क्या लिखेंगे? सूत्र हमारे पास क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी बिंदु आवेश के कारण KQ/R², ठीक है। यानी जो आवेश है उस आवेश से जहाँ जिस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पूछी हुई है वहाँ तक की हम दूरी का वर्ग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जिस आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं वो आवेश आ जाएगा KQ/बीच की दूरी, प्लस आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ से इस पॉइंट के बीच की दूरी हमें लेनी है। मूल बिंदु से अगर हम इस पॉइंट की दूरी देखें तो कितनी है? स्मॉल r है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी याद करनी है, तो ये वाली दूरी हमारे पास कैसे आएगी? इस स्मॉल r से हम क्या कर दें? ये स्मॉल a घटा दें, ठीक है। तो बट्टे में हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? इस दूरी का वर्ग आता है, r-a का स्क्वायर होगा, ठीक है। दूरी टोटल कितनी है? O से P तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। ये वाली दूरी प्लस से मूल बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल a है। तो आवेश से इस पॉइंट के बीच की दूरी हमें देखनी है, तो ये दूरी हमारे पास कितनी होगी? r-a का होल स्क्वायर होगी, ठीक है। सदिश राशि है तो साथ में हम इसमें एकांक सदिश भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लो P पॉइंट है तो यहाँ पे हम P कैप दिखा दें, ठीक है। किसी भी अक्षर से डिनोट कर सकते हैं एकांक सदिश को, केवल ये हमें दिशा बताएगा कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ये दिशा किसकी बता रहा है? ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा नहीं बता रहा, ये हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बता रहा है, ठीक है। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस x अक्ष की ओर है। अगर ये माइनस x की तरफ होती, ठीक है, माइनस x अक्ष की ओर होती तो हम यहाँ पे माइनस P कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 नंबर समीकरण आ जाता है। या फिर हम इसको और सोल्व करके लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए E1 सदिश बराबर 1/4πε0, K का यहाँ पे हम मान रख दें 1/4πε0, Q अपॉन में क्या आ जाता है? r-a का स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है P कैप, ठीक है। इसको हम 1 नंबर समीकरण कह दें, इसको हम 1 नंबर समीकरण कहते हैं। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें तो हमारे पास उत्तर बनेगा सदिश E2 बराबर हम लिखेंगे K की जगह वही पहले वाला मान 1/4πε0, Q की जगह Q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? r-a का दूरी जो होगी ये हो जाएगी ना। जैसे देखो हमें दूरी इस आवेश से चाहिए तो r तो मूल बिंदु तक है ही, और इस तरफ दूरी कितनी है? a और है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r +
आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। और साथ में अगर हम एकांक सदिश दिखाएं यहाँ पर, तो एकांक सदिश हम यहाँ पे दिखा देंगे माइनस पी कैप, ठीक है, माइनस पी कैप दिखा देंगे। ये दूसरा समीकरण हमारे पास बन के आता है, ठीक है। अब टोटल अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, टोटल अगर हमें देखनी है तो टोटल हम दिखा रहे हैं किससे, सदिश ई से। सदिश ई बराबर हम क्या लिखेंगे, सदिश E1 प्लस क्या लिख देंगे, सदिश E2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू जो है समीकरण 1 और 2 से अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/4/ε0 Q/r-a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस पी कैप है, ये माइनस पी कैप है, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 1/4/ε0 और यहाँ पे आ जाता है Q/r+a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, Q/4/ε0 को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको अगर हम आगे सरल करें, आगे हम इसको अगर सरल करें तो हम क्या लिखेंगे, सदिश E बराबर बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/4/ε0 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, देखिए 1/r-a का स्क्वायर माइनस 1/r+a का स्क्वायर, ये इतना बच जाएगा, ठीक है। r-a का स्क्वायर r+a का स्क्वायर, ये इतना बचेगा, ठीक है। इसका अगर हम लहजा लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं तो Q/4/ε0, इसका अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो इन दोनों का गुणा होगा, तो लघुत्तम हमारे पास क्या आएगा, r-a का यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे r+a का स्क्वायर, ठीक है, ये इतना लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम इसमें भाग देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r+a का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है। इसका अगर हम दोनों में भाग देते हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो यहाँ पे r-a का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं। अब देखिए आगे अगर हम इसको सरल करें, आगे इसको अगर हम सरल करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाला जो नीचे वाली जो टर्म है इसमें क्या है, r-a का स्क्वायर r+a का स्क्वायर, यानी a+b a-b, ये वाला सूत्र लगेगा। यानी इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, a+b और a-b, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, बराबर क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a+b a-b और फिर इन दोनों पर स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाता है E बराबर Q/4/ε0, ठीक है। यहाँ पे देखिए r+a का स्क्वायर और माइनस r-a का स्क्वायर, और बट्टे में देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a+b a-b और फिर दोनों पर स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए r² माइनस a² a+b a-b, ठीक है। a की जगह इसमें कौन है, r है, एक b की जगह इसमें कौन है, a है, तो r² माइनस a² और फिर इन दोनों का इस पूरे पर होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों पर होल स्क्वायर है, तो इस पूरे का यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को अगर हम सरल करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, Q/4/ε0, ऊपर वाले को अगर हम सरल करते हैं तो a+b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है, प्लस 2ab। और अगर माइनस वाला सरल करते हैं तो यहाँ पे a² + b² - 2ab आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सरल करके लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है r² + a² + 2ab, ठीक है, सॉरी 2rb, इसको सरल करके लिखते हैं तो माइनस r² + a² और माइनस का 2ab आ जाता है, ठीक है। और बट्टे में हमारे पास क्या है, r² - a² का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ जाता है, देखिए r² प्लस a² प्लस में 2rb, ये माइनस का बन जाएगा तो माइनस का r², ये वाला भी माइनस का बनेगा तो माइनस का a², माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 2ab, ठीक है। और बट्टे में यहाँ पे क्या आया, r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। अब इसमें r² से r² कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 2rb, सॉरी ab यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे r होगा, यहाँ पे r होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी r होगा, ठीक है। तो 4rb बचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 4rb, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, देखिए E बराबर हमारे पास निकल के आता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऊपर क्या बचा 4rb, अपॉन में क्या है r² माइनस a² का होल स्क्वायर, इतना बचा, ठीक है। तो ये वाला जो निकल के आता है हमारे पास, क्या आता है, E बराबर हमारे पास निकल के आता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अंदर यहाँ पे 4rb, अपॉन में क्या आ जाता है r² माइनस a² का होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो सदिश P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश सूत्र हम क्या लिखते हैं, 2a q लिखते हैं। 2a यहाँ पे क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और q किसी एक आवेश का परिमाण है। दोनों आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक को हम 1 कूलम आवेश दे रहे हैं, दूसरे को हम 5 कूलम आवेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर दोनों को हम, एक को अगर हम 5 दे रहे हैं तो दोनों के पास ही कितना होना चाहिए, 5 माइक्रो कूलम या जो भी है कूलम आवेश होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये हमने b गलत लिख दिया, 2ra, यहाँ पर 2ra, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ra, और यहाँ पर भी a होगा। b हमने यहाँ पे गलत ले लिया, ठीक है। लगातार b की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, a लिखा जाएगा, ठीक है। सूत्र के हिसाब से हमने मान रख दिया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, देखिए E बराबर हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2aq, यानी यहाँ से हम 2a निकाल लेंगे, 2aq, फिर 2 और बच जाएगा इसमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2a ये वाला बच गया, इनटू में 2aq, ठीक है, या 2 के साथ में हम r लिख सकते हैं, 2 के साथ में r, 2aq क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, ठीक है। और बट्टे में यहाँ पे हमारे पास क्या है, r² माइनस a² का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे सरल करके लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए E बराबर 2aq का क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2rq, तो यहाँ से हट ही गया, ठीक है, 2r और साथ में p हमने किसकी जगह लिखा, ये q हमने गलत लिख दिया, 2a साथ में क्या है, q है, तो 2aq, ये पूरा हो जाएगा 2rp, ठीक है। बट्टे में हमारे पास क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम आगे सरल करके और लिखें तो ये वाला सूत्र तो आपको ध्यान में रखना नहीं है, सूत्र हमारे पास ये वाला निकल के आता है, लेकिन ये वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना नहीं है। हम जो न्यूमेरिकल करेंगे या जो सूत्र हम काम में लेंगे वो हम केवल किसके लिए लेंगे, इसमें आप देख सकते हो कि स्मॉल a जो दूरी है, हमने ये कहा है कि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो बहुत छोटी है, वो हमने कहा कि नैनोमीटर की कोटि की होती है या फिर एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, यानी बहुत छोटी दूरी है ये, ठीक है, माइक्रो की कोटि की होती है, हम ये कह सकते हैं, ये बहुत छोटी दूरी है, ठीक है। अगर ये छोटी दूरी है तो इस मूल बिंदु से जो पॉइंट हम ले रहे हैं, बिंदु P जो हम ले रहे हैं, ये वाली दूरी अगर सेंटीमीटर में भी है तो इसकी तुलना में वो दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो दूरी अगर ज़्यादा है तो हम ये यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि a का जो मान है, स्मॉल a का जो मान है वो छोटा है किससे, वो छोटा है किससे, r से। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे
अगर ए का मान आर से छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, 1 से भी छोटा है, या फिर हम ये कहते हैं कि 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से अगर छोटा 1 से छोटा कहते हैं, 1 से अगर छोटा है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ए स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है या फिर इसको जीरो, लगभग जीरो माना जा सकता है, ठीक है। क्यों माना जा सकता है, क्योंकि आर का जो मान है वो ए की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम नगण्य मानकर अगर हम ए स्क्वायर को छोड़ दें तो यहाँ पे क्या बचना है हमारे पास, ई बराबर क्या आना है, 2rp तो ऊपर है ही, 2rp अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर को हमने छोड़ दिया तो आर स्क्वायर स्क्वायर होकर घात कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 4 घात हो जाएंगी, ठीक है। स्क्वायर तो यहाँ पे था ही, एक स्क्वायर ऊपर और है तो यहाँ पे घात आर की पावर कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे और सरल करते हैं तो यहाँ पे आर की घात 4 है, ऊपर आर की घात कितनी है, 1 है, तो एक घात यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद में हमारे पास जो बचता है तो ई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 तो ऊपर है ही, एक आर से आर की घात कैंसिल हो गई तो 2p अपॉन बट्टे में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बट्टे में क्या बचा, आर क्यूब, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सूत्र निकल के आता है, हमारे पास जो सूत्र निकल के आता है वो क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, 2kp अपॉन में क्या जाता है, आर की पावर क्यूब, ठीक है। और परिणामी द्विध्रुव की जो दिशा होगी वो किस तरफ होती है, -q से +q की तरफ होती है, तो परिणामी जो होगा वो p कैप की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो e सदिश, यहाँ पे p सदिश होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होती है, बाकी यहाँ पे हम एकांक सदिश भी लगा सकते हैं, तो उसको हम पी गैप से डिनोट कर दें। तो हमारे पास ये सूत्र निकल के आता है, x पर द्विध्रुव की x पर स्थित किसी बिंदु के लिए अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ये सूत्र निकल के आता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, वो हम आगे कल करेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखिए जैसे द्विध्रुव आघूर्ण हम निकालना चाह रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हमारे पास क्या है, P बराबर हमारे पास क्या है, 2AQ है, यानी दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है उनका गुणनफल जो हमारे पास निकल के आता है वो क्या आता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो हमारे पास क्या है, 2AQ है। अब इसमें देखिए कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई मूल बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट के निर्देशांक है हमारे पास, हमने कह दिया A और 0 है। एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, इस पॉइंट के निर्देशांक है 0 और हमने कह दिया A है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई आवेश रखा -q या फिर हम +q ले लें, मान लो यहाँ पे +q रखा और यहाँ पर भी +q रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई आवेश रखा -2q, यहाँ पे हमने कोई आवेश रखा -2q। इस आवेश को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस -2q को यहाँ से हटाकर हम ऐसे लिख सकते हैं -q और -q, ठीक है। तो यहाँ पे दो द्विध्रुव बन जाते हैं, एक -q ये +q, एक ये -q एक ये +q, ठीक है। इस द्विध्रुव की जो दिशा होगी वो -q से किस तरफ होगी, +q की तरफ, और इस द्विध्रुव की जो दिशा होगी -q से किस तरफ होगी, +q की तरफ, ठीक है। इसको हमने कह दिया ये P1 है, इसको हमने कह दिया ये P2 है, ठीक है। इस तरफ ये P1 है और इस तरफ ये P2 है। अब ये दोनों जो द्विध्रुव हैं, ये दोनों द्विध्रुव क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। तो P1 हमारे पास कितना आएगा, देखिए P1 कितना आएगा, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी अगर हम देखें तो कितनी आएगी हमारे पास, बीच की दूरी अगर हम देखें तो कितनी आएगी A, और इस तरफ भी कितनी आएगी A, ठीक है। इस तरफ इस x से इस तरफ की दूरी कितनी है, A है, इस तरफ से इस तरफ की दूरी कितनी है, A है, ठीक है। तो P1 जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा,
क्यू ए होगा और P2 भी हमारे पास कितना होगा, क्यू ए होगा। दोनों आवेशों का परिमाण अगर हम लें और बीच की दूरी अगर हम देखें तो समान है, तो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान निकल के आता है वो क्या आता है, दोनों के लिए समान आता है। और दोनों जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। हमारे पास जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, जो परिणामी निकल के आएगा, उन दोनों के मध्य से होकर गुजरेगा। ठीक है। अब अगर दो सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो हमारे पास सूत्र क्या है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो थीटा हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 90। थीटा अगर हम यहाँ पे 90 लेते हैं तो p² प्लस q² हमारे पास निकल के आता है, क्योंकि cos 90 का मान 0, तो आगे वाली टर्म 2pq cos थीटा, आगे वाली टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारे पास बचेगा क्या है, p² प्लस q²। यहाँ पे p की जगह अगर हम देखें तो यहाँ पे p1 है, q की जगह अगर हम देखें तो p2 है, और दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो निकल के आएगा इसको हम p से डिनोट कर दें, तो r की जगह हम क्या ले रहे हैं, p ले रहे हैं, p की जगह हम क्या ले रहे हैं, p1 ले रहे हैं, q की जगह हम क्या ले रहे हैं, P2 ले रहे हैं। ठीक है। तो r बराबर अगर हम इस तरफ स्क्वायर हटाकर इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे रूट आएगा, रूट निकल के जो आता है, अगर ये दोनों मान समान होते हैं, जैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं p² p1² p2², और p बराबर हमारे पास निकल के आएगा रूट, इसको हम p0 से दिखाते हैं, p1 और p2 दोनों जो हैं इनको हम बराबर मान लेंगे p के। ठीक है। यानी p1 बराबर p2 होगा और ये दोनों बराबर मान लें हम किसके, p के। ठीक है। तो p1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, p ले सकते हैं, तो यहाँ पे p का स्क्वायर होगा। p2 की जगह भी हम p ले सकते हैं, तो p का स्क्वायर होगा। और बाहर निकल के हमारे पास क्या आता है, 2p², और 2p² अगर हम रूट निकालते हैं तो हमारे पास आता है रूट 2p आता है। ठीक है। p का जो मान है इन दोनों में से हम एक ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, रूट 2qa निकल के आता है। तो परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास निकल के आता है वो क्या आता है, रूट 2qa आ जाता है। ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारे पास होगा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हम कल करेंगे।